हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार के टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जीएस का पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, वह किस आधार पर किया या किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1956 में किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, वह कब किया गया था? ऑप्शन डी, 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था, वह 1956 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे, वह अध्यक्ष कौन थे? भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो इस योजना इस आयोग के या इस समिति के जो अध्यक्ष थे, वह कौन थे? तो वह कौन थे? कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन था इसका अध्यक्ष? फजल अली। वह जो पुनर्गठन का जो एक आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया? इसका जो आयोग बना, पुनर्गठन का जो आयोग बना, उसका गठन कब किया गया था? पुनर्गठन 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 आयोग का जो गठन किया गया, वह कब किया गया? पुनर्गठन किया कब गया? 1956 में जो पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, वह गठन कब किया गया था? गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। कब? 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। कि राज्यों के जो पुनर्गठन का आयोग बना था, वह कब बना था? 1953 में बना था। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत 16 राज्यों एवं क्या हुआ? इसके अंतर्गत 16 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेशों का गठन था। क्या था? 3 संघ शासित 3 संघ राज्य जो होते हैं हमारे, उनका गठन 3 संघ राज्यों का गठन किया जाना था। जो हमारा पुनर्गठन का आयोग 1953 में बना था, इसके अनुसार हमें क्या करना था? 16 राज्यों का गठन करना था एवं 3 संघ राज्यों का गठन करना था। यही बात इस आयोग में कही गई थी। कब? जब इसका निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था? 1953 में। और इसका जो पुनर्गठन हुआ, वह किस वर्ष हुआ था? 1956 में। तो 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था राज्यों का भाषा के आधार पर, तो इसमें कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 14 राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 14 राज्यों का पुनर्गठन तथा कितने संघ शासित प्रदेश हुए? कितने संघ शासित प्रदेश हुए थे? 6 संघ शासित प्रदेश हुए थे, या संघ राज्यों का गठन हुआ था। संघ राज्यों का गठन हुआ था। संघ राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कब? जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, तो इसमें किया गया था 14 राज्यों का पुनर्गठन एवं 6 संघ राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और जबकि 1953 में जब यह बना था यह आयोग, तो उसमें क्या कहा गया था कि 16 राज्यों का पुनर्गठन करना है एवं 3 संघ राज्यों का हमें पुनर्गठन करना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष? पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में हेंसियू नामक द्वीप
किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में एक हेंसु नामक द्वीप है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए या फिर हीरे के लिए? जो जापान में हेंसु नामक द्वीप है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? वह तेल के लिए प्रसिद्ध है। हेंसु नामक जो द्वीप है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप? हेंसु द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। यह जापान का जो हमारा होंशु द्वीप है, हेंसु द्वीप जो है हमारा, यह क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा, जो होंशु द्वीप है यह जापान का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का 7वां बड़ा द्वीप है। विश्व का क्या है? 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? होंशु द्वीप। कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो होंशु द्वीप है यह किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सा द्वीप? होंशु द्वीप। किस लिए प्रसिद्ध है? पहला तो हो गया क्या? तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप तांबा के लिए प्रसिद्ध है? होंशु द्वीप प्रसिद्ध है। कहां पर है यह? कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। कहां पर है होंशु द्वीप? जापान में यह द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु द्वीप विश्व का। और विश्व में किस नंबर पे आता है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु द्वीप होगा। किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, तेल और तांबे के लिए यह द्वीप प्रसिद्ध है। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ पाए जाते हैं। क्या है? इस पर सर्वाधिक पहाड़ पाए, इस पर क्या है? इस पहाड़ पर क्या है? अधिकतर पहाड़ ही है। क्या है? इस द्वीप पर क्या है? अधिकतर पहाड़ है। यह जो हमारा होंशु द्वीप है यह क्या है? अधिकतर पहाड़ है। इस द्वीप पर, होंशु द्वीप पर। और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है और किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ते के लिए यह द्वीप प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, अर्थात स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को या लॉर्ड रिपन को कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक अथवा पिता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए वह कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं प्रमुख कार्य? सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन है, क्या क्या देखेंगे? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है, कौन सा स्वशासन? स्थानीय स्वशासन, जिसका पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या हुआ था? इसकी जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो वह कब हुई थी? 1882 में हुई थी। स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 1882 में हुई थी। अब देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ कार्य। लॉर्ड रिपन के कार्य कौन कौन से कार्य हैं? किसके? लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन के कौन कौन से कार्य हैं? तो कौन कौन से कार्य हैं? पहला क्या है? प्रथम फैक्ट्री एक्ट। प्रथम फैक्ट्री एक्ट। जो लॉर्ड रिपन का पहला कार्य था वह क्या था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट। इसकी स्थापना कब की गई? या प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब बना? तो यह कब बना था? यह बना था 1881 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब बना था? यह बना था 1881 में। दूसरा क्या है? प्रथम नियमित जनगणना। क्या हुआ था? प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी वह? पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कौन सी जनगणना? पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का 1935 में जो संविधान सभा का सुझाव था वह किसके द्वारा दिया गया, या संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? कब? 1935 में। संविधान सभा की जो मांग की गई थी 1935 में वह किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? नेहरू जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, जेपी नारायण के द्वारा, या एमएन राय के द्वारा? तो 1935 में जो संविधान सभा की मांग की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी, एमएन राय के द्वारा की गई थी। यह क्या थी? पहली प्रत्यक्ष मांग थी। क्या? पहली प्रत्यक्ष मांग। पहली प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? संविधान सभा की पहली प्रत्यक्ष मांग किसने की थी? तो एमएन रॉय ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। संविधान सभा की जो पहली प्रत्यक्ष मांग की गई किसके द्वारा की गई? एमएन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1935 में इसकी मांग की गई थी। और जो हमारे संविधान सभा की मांग थी उसको कब स्वीकारा गया? संविधान सभा की जो मांग की जाती थी उसकी मांग को कब स्वीकार किया गया? मांग को स्वीकार कब किया गया? संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया? जो संविधान सभा की मांग थी उसको कब स्वीकार किया गया? वह कब स्वीकार किया गया? 1942 में। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा
जो संविधान सभा की मांग थी उसको कब स्वीकार किया गया? 1942 में स्वीकार किया गया। इसके द्वारा, कृषि मिशन के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था कि संविधान सभा भारतीयों की भी एक संविधान, भारतीयों का भी एक संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कंप्यूटरिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? वर्तमान समय में कंप्यूटरिंग में पूरे विश्व में ऐसा कौन सा कोड है जिसका प्रयोग किया जाता है और वह स्वीकार है या स्वीकार्य है? तो कौन सा कोड है? ASCII, होलरिथ कोड, EBCDIC, ISCII। तो इसमें से एक कौन सा कोड है जिसको समस्त विश्व में प्रयोग किया जाता है? किसमें? कंप्यूटर में। वर्तमान समय में पूरे विश्व में कौन सा कोड है जिसको कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कोड है वह कोड कौन सा है? वह है ASCII। क्या है? ASCII। इसका पूरा नाम क्या होता है? ASCII का पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम होता है वह क्या होता है? ASCII, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड सर्विस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन क्या है? अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन मैं नीचे लिखे दे रहा हूं। पूरा नाम क्या है इसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCII का पूरा नाम क्या है? ISCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका क्या है? पूरा नाम है। किसका पूरा नाम है? ASCII का पूरा नाम है क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? वर्तमान में कंप्यूटरिंग में पूरे विश्व में, कंप्यूटर में पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है और यह स्वीकार्य भी है। सरकार द्वारा इसको मान्यता भी प्राप्त है या स्वीकार भी इसको किया गया है। और क्या है? इसका जो प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में, ISCII का जो प्रयोग किया जाता है वह क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में ASCII का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग जो किया जाता है वह क्यों किया जाता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए, टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए। जो हमारा AS क्या है? ASCII, इसका जो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? वह किया जाता है टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए। कंप्यूटर में जो टेक्स्ट होता है उसको निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने बिट का प्रयोग किया जाता है?
अब बात आती है जब इसका टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो बिट्स होते हैं वह कितने बिट्सों का प्रयोग किया जाता है या कितने बिट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें 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 कितने बिट्स को प्रयोग किया जाता है? 7 या 8 बिट्स का प्रयोग, 8 बिट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसमें? ASCII में कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? 7 से 8 बिटों का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए। क्यों प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए। व्हेन द रिवर स्लीप्स, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? कौन सा उपन्यास? व्हेन द रिवर स्लीप्स, यह उपन्यास जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? अनुराधा राय के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, शोभा डे के द्वारा या स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया? कौन सा उपन्यास? व्हेन द रिवर स्लीप्स, यह उपन्यास जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया स्टेरिन कायर के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेरिन कायर के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। कौन सा उपन्यास? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा? स्टेरिन कायर के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। जो उपन्यास लिखा गया किसके द्वारा? स्टेरिन कायर के द्वारा। कौन सा? व्हेन द रिवर स्लीप्स जो उपन्यास लिखा गया था तो इस पे इनको एक पुरस्कार मिला था। इस उपन्यास पर स्टेरिन कायर को एक पुरस्कार भी मिला था। वह कौन सा है? वह पुरस्कार कौन सा है जो स्टेरिन कायर को व्हेन द रिवर स्लीप्स पर पुरस्कार दिया गया था? वह कौन सा पुरस्कार है? वह पुरस्कार कौन सा है? 2015 में दिया गया। कौन सा पुरस्कार? हिंदू पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? 2015 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? हिंदू पुरस्कार दिया गया था। किसको? स्टेरिन कायर को। किस उपन्यास पर? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास पर दिया गया था। किसको? स्टेरिन कायर को। कब दिया गया? 2015 में हिंदू पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4 या फिर 6? तो प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने नोबेल पुरस्कार? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया वह किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने, मार्टिन कपूर ने, आर सैमुअल टॉमलिंस ने या चार्ल्स बैबेज ने? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया था वह किसके द्वारा किया गया? वह किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जालीकट्टू जो है वह किसके साथ में जुड़ा हुआ है? क्या है? जालीकट्टू जो है वह किसके साथ में जुड़ा हुआ है? त्रिचूर के साथ में, कार्तिगाई के साथ में, ओणम के साथ में या फिर पोंगल के साथ में? तो जालीकट्टू जो है वह किसके साथ में जुड़ा हुआ है? यह जो जुड़ा हुआ है किसके साथ में? पोंगल के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? पोंगल के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? जालीकट्टू। अब बात आती है यहाँ पे जो जालीकट्टू है, जल्लीकट्टू जो है यह है क्या? जो जल्लीकट्टू है यह क्या है आखिर? जल्लीकट्टू जो है यह क्या है आखिर? जल्लीकट्टू जो है यह क्या है? यह एक तमिलनाडु का, यह क्या है जल्लीकट्टू? तमिलनाडु का
तमिलनाडु का क्या है, एक पारंपरिक खेल है। तमिलनाडु का क्या है, जालीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। परंपरागत खेल है। कौन सा खेल है परंपरागत, तमिलनाडु का परंपरागत खेल कौन सा है, तो जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है। इसको कब मनाया जाता है, इसको कब किया जाता है, पोंगल त्योहार पर इसको खेला जाता है। कब, पोंगल त्योहार पर। पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू को कब खेला जाता है, पोंगल त्योहार के अवसर पर खेला जाता है। इसको कैसे खेला जाता है, इसमें एक बैल होता है, उसके सींगों पर सिक्कों की भरी थाली को रख दिया जाता है, फिर उसको बीच में यानी कि मैदान में इसको छोड़ दिया जाता है। उसको, उस बैल को जो व्यक्ति कंट्रोल करता है उसके सिक्के हो जाते हैं, जितने भी सिक्के बैल के सींग पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहां पर उपलब्ध है, कहां पर है, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, या उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है वह कहां पर उपलब्ध है, वह उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। कहां पर उपलब्ध है, ऑप्शन सी, पंचायती राज निकायों में। किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। कहां पर, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। यह कब से दिया गया, पहले नहीं था। जो पंचायती राज निकायों में महिलाओं का आरक्षण है यह पहले नहीं था महिलाओं के लिए। इसको कब से लागू किया गया, कब से लागू किया गया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब से इसको लागू किया गया, इसको कब से लागू किया गया, 73वें तथा 74वें संशोधन के द्वारा। संशोधन के द्वारा 73वें तथा 74वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। कब, कहां पर लागू किया गया, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के आरक्षण के लिए इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई वह किस वर्ष हुई थी, तो वह किस वर्ष हुई थी, 1852 में, 1872 में, 1881 में, 1852 में। भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वह कब हुई थी, वह हुई थी 1872 में। किसके समय में, लॉर्ड, कौन था, लॉर्ड रिपन था या लॉर्ड मेयो। 1872 में किसके समय में हुई थी, किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी भारत की पहली जनगणना। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में भारत की जो सबसे पहली जनगणना थी वह हुई थी कब, 1872 में। फिर 1881 से नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ। नियमित जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था, 1881 में हुआ था। किसके शासनकाल से, किसके शासनकाल से, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। जो नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ वह किसके शासनकाल से हुआ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुआ। कब हुआ, 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में नियमित जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल से में हुआ था।
अच्छा, भारत में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? भारत में कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? तो जो 2011 की जनगणना थी, कौन सी जनगणना? 2011 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं 15वीं जनगणना। अगर हम स्वतंत्र भारत में बात करें कि कितनी जनगणना हुई है अभी तक, तो कितनी जनगणना हुई है? जो 2011 की जनगणना थी, यह भारत में 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना? 2011 की जो जनगणना थी, भारत की जनगणना 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। नियमित जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? 1881 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। भारत की जो सबसे पहली जनगणना थी वह कब हुई? भारत की जो सबसे पहली जनगणना है वह कब हुई थी? वह हुई थी 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कौन सी जनगणना? भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा रोजगार है इसमें से? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी? इसमें से कौन सा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्रों से नहीं जुड़ा है? प्राथमिक क्षेत्रों से नहीं जुड़ा है तो वह कौन सा है? वह है पुजारी। कौन है? पुजारी जो है वह प्राथमिक क्षेत्रों से नहीं जुड़ा है। तो यह किसका है? यह किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुजारी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? पुजारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसडीएन। आईएसडीएन का एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर क्या होता है? आईएसडीएन की एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर क्या होता है? ध्वनि, वीडियो एवं डाटा एक साथ संचारित होते हैं। केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल वीडियो संचारित होता है, केवल डाटा संचारित होता है। तो आईएसडीएन क्या है? कि जहां पर ध्वनि, वीडियो एवं डाटा एक साथ संचारित हो, या फिर केवल ध्वनि संचारित हो, या फिर केवल वीडियो संचारित हो, या फिर केवल वहां पर क्या हो? डाटा संचारित हो। तो आईएसडीएन में क्या होता है? तो आईएसडीएन में क्या होता है? इसमें ध्वनि, वीडियो एवं डाटा एक साथ ही संचारित होते हैं। इसमें आईएसडीएन में आईएसडीएन में क्या होता है? ध्वनि, वीडियो एवं डाटा एक साथ संचारित होते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? आईएसडीएन। इसका जो पूरा नाम है किसका? आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है? आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका क्या है पूरा नाम? इसका शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? आईएसडीएन हो जाएगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएसडीएन हो जाएगी। डिजिटल फोन यानी कि टेलीफोन को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मानक भी है। क्या है?
टेलीफोन को डिजिटल सेवा प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मानक। यह क्या है? कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। टेलीफोन को डिजिटल सेवा प्रदान करने वाला अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? टेलीफोन को डिजिटल सेवा प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मानक भी है। अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक। अंतरराष्ट्रीय मानक कौन सा है? टेलीफोन को डिजिटल सेवा प्रदान करने वाला अंतरराष्ट्रीय मानक कौन सा है? वह कौन सा है? ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ? ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जिसमें क्या होता है? ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ ही संचारित होते रहते हैं, अर्थात साथ ध्वनि, वीडियो एवं डाटा तीनों एक साथ ही चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का मुख्य वातुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का जो मुख्य वातुविद एवं डिजाइनर जो था वह कौन था? एडविन लुटवेंस, धनपत राय चौधरी, ली कोर्बुजियर या इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद या डिजाइनर जो था वह कौन था? तो नई दिल्ली का जो मुख्य डिजाइनर था वह कौन था? तो वह था कौन? एडविन लुटवेंस। कौन था? एडविन लुटवेंस था। एक नहीं था, यहाँ पे कौन कौन से थे? इसके डिजाइनर कितने थे? जो दिल्ली के डिजाइनर थे वह कितने डिजाइनर थे? 2 डिजाइनर थे इसमें। दिल्ली की डिजाइन जो बनाई थी वह कितने लोगों ने मिलकर बनाई? 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी। कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? एडविन लुटवेंस था। कौन? एडविन लुटवेंस। पहला जो इसका डिजाइनर था वह कौन था? कितने इसके डिजाइनर थे? इसके जो डिजाइनर थे वह कितने थे? 2 डिजाइनर थे। कौन कौन से? पहला था एडविन लुटियंस और दूसरा जो डिजाइनर था इसका, वह दूसरा डिजाइनर जो था वह कौन था? हर्बर्ट बेकर। कौन था? हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली के जो 2 मुख्य डिजाइनर या वास्तुविद थे वह कौन कौन से थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके जो थे मुख्य डिजाइनर थे। मुख्य डिजाइनर थे किसके? नई दिल्ली के मुख्य डिजाइनर कौन थे? एडविन लुटियंस या और हर्बर्ट बेकर, दोनों एक क्या थे? दिल्ली के मुख्य डिजाइनर थे। अगला क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? 2020 मतलब 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह के द्वारा कितनी भूमि को दिया गया था या कितनी भूमि प्रदान की गई थी? तो कितनी भूमि प्रदान की गई? 54 हेक्टेयर, 56 हेक्टेयर, 62 हेक्टेयर या फिर 52 हेक्टेयर। तो 20 दिसंबर 2021 को कितनी भूमि प्रदान की गई थी? 52 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई थी। किस लिए प्रदान की गई? जो 52 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई किसके द्वारा? वीके सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? वीके सिंह के द्वारा प्रदान की गई। तो वह किस लिए प्रदान की गई? किस लिए प्रदान की गई थी?
किस लिए प्रदान की गई थी? नोएडा अंतरराष्ट्रीय नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था, निर्माण के कारण जो निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के निवास के लिए जो 20 दिसंबर 2021 को जो भूमि 52 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई, वह किस लिए प्रदान की गई? नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण हुआ था, उसके कारण जिन लोगों के पास रहने के लिए भूमि नहीं थी या जिन लोगों की भूमि हवाई अड्डे के अंतर्गत आई थी, उनके रहने के लिए या उनके पुनर्निवास के लिए इस भूमि को प्रदान किया गया था। किस लिए? हवाई अड्डे के निर्माण में ली गई भूमि, जिन लोगों से भूमि को लिया गया था, उनके पुनर्निवास के लिए इस भूमि को प्रदान किया गया था। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की रिपोर्ट जो आई थी, उसका प्रकाशन किया गया। तो वह किस वर्ष की रिपोर्ट थी? किस वर्ष की थी? 2020 की, 2021 की, 2019 की या फिर 2018 की? तो 2021 में जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन, कौन सा नियम? डोपिंग रोधी नियम जो था, कौन सा नियम था? डोपिंग रोधी नियम। इसके उल्लंघन के लिए जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वह किस वर्ष की थी? तो वह रिपोर्ट किस वर्ष की थी? ऑप्शन सी 2019 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2019 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 20 दिसंबर 2021 को इसका प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार 117 देशों एवं 89 खेलों के कुल कितने व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो वह व्यक्ति कितने थे? 1914 व्यक्तियों के खिलाफ। जो रिपोर्ट आई 2019 की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की जो रिपोर्ट आई थी 20 दिसंबर 2021 को, उसमें कितने लोगों के खिलाफ उल्लंघन के लिए रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया, या कितने लोगों ने इस नियम का उल्लंघन किया था? तो इसकी जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों एवं 89 खेलों के माध्यम से कुल कितने लोगों ने इसका उल्लंघन किया? कितने लोगों ने इसका उल्लंघन किया था? 1914 लोगों ने इसका उल्लंघन किया था। किसका उल्लंघन किया था? डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया था, या डोपिंग एंटी डोपिंग का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन सा संविधान संशोधन है जो केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? केंद्र तथा राज्य के मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है, वह संशोधन कौन सा है? कौन सा संशोधन है?
93वां संशोधन, 95वां संशोधन या 97वें संशोधन या 91वां संशोधन? वह कौन सा संशोधन है? कौन सा संशोधन है जो राज्य एवं केंद्र के दोनों मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या को अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है या अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो कौन सा संशोधन है इसमें? 93वां संशोधन, 95वां संशोधन, 97वां संशोधन या फिर 91वां संशोधन? तो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा यह किया गया? वह संशोधन था संशोधन नंबर 91। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91वां संशोधन, इसके द्वारा क्या हुआ था? केंद्र एवं राज्य दोनों के मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या थी उसको सीमित किया गया था। अधिकतम संख्या जो थी वह कितनी थी? इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या, इसकी जो अधिकतम संख्या है वह कितनी है? 15%। अब इस संशोधन के बाद 91वें संशोधन के बाद मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी रहेगी? 15% ही रह सकती है। कितनी? 15% ही रह सकती है। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कहां के मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? किसको? अकबर को। जब उनके पिता हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तब उनको कहां के सिंहासन पर बैठाया गया था? कहां के? लाहौर के, सरहिंद के, कलनौर के या फिर काबुल के शासन पर? कहां का सिंहासन था जिस पर अकबर को बिठाया गया था? वह कौन सा था? वह था कलनौर का सिंहासन। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुमायूं की दुर्घटना की हुमायूं जो आकस्मिक मृत्यु हुई थी दुर्घटना से, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बेटे अकबर को कहां के सिंहासन पर बैठाया गया? तो वह बैठाया गया कलनौर के सिंहासन पर। कहां के सिंहासन पर? कलनौर के सिंहासन पर बिठाया गया था। कब बिठाया गया? 1500 कब? 1556 ईस्वी में। अकबर को सिंहासन पर कब बैठाया गया? 1556 ईस्वी में अकबर को कलनौर के शासन सिंहासन पर बिठा दिया गया था, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। मात्र 14 वर्ष की, मात्र कितनी वर्ष उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में इनको कहां के सिंहासन पर बिठाया गया? कलनौर के सिंहासन पर बिठा दिया गया था। कब? 1556 ईस्वी में बिठा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन सा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा वह है, कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो वह जो राष्ट्रपति है वह कौन सा राष्ट्रपति है? ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कब निर्वाचित हुए? जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं वह कब निर्वाचित हुए थे? कब निर्वाचित हुए थे? 26 मार्च 1977 को। किस पद पर? लोकसभा स्पीकर। क्या बने थे? क्या बने थे? लोकसभा स्पीकर बने थे। कौन बना था? नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा स्पीकर के पद पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। कब? 26 मार्च 1977 को निर्वाचित किए गए। और इन्होंने क्या किया था? पद का त्याग किया। तो और क्या होता है? 13 जुलाई 1977 को 13 जुलाई 1977 को पद को छोड़ दिया था।
जो नीलम संजीवा रेड्डी थे ये निर्विरोध लोकसभा स्पीकर 26 जनवरी 1977 को चुने जाते हैं और इन्होंने क्या किया, 13 जुलाई 1977 को ही अपना पद छोड़ दिया। किसने? नीलम संजीवा रेड्डी ने। और यह क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति भी बने। यह कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 8वें राष्ट्रपति। भारत के 8वें राष्ट्रपति थे कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 8वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग जो होती है उसका वेग कितना होता है? किसका वेग? रेडियो तरंग का वेग जो होता है वह कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻2 मीटर प्रति सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो तरंग का जो वेग होता है, रेडियो तरंग का वेग, रेडियो तरंग का वेग, रेडियो तरंग का जो वेग होता है वह कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।